भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल एम डील संभव है। राफेल एम डील पर साइन हो सकता है। भारत और फ्रांस की आज काफी अहम बैठक है। दोनों देश के रक्षा मंत्री बैठक में वर्चुअली एक दूसरे से जुड़ेंगे। दिल्ली में रक्षा सचिव और फ्रांस के राजदूत शामिल होंगे। तो आपको पता होगा कि फ्रांस से पहले ही जो राफेल है, इन विमानों की जो डिलीवरी है वो भारत में हो चुकी है और भी जो राफेल विमान है, राफेल एम डील, वो आज संभव है दोनों देशों के बीच। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर, राफेल एम की ताकत के बारे में अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। राफेल का नौसैनिक अवतार कितना खास है ये देखिए। 1.8 मैक की टॉप स्पीड है इसकी। खासियत एक के बाद एक अब आपके सामने है। 1850 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की इसकी कुवत है, कैपेबिलिटी है। इसके अलावा मेटियोर स्कैल्प मिसाइल ये ले जा सकता है, पूरी तरह से सक्षम है। तो बिल्कुल राफेल एम की आखिर ताकत क्या है, ये ताकत इस वक्त हम आपको बिग वॉल के जरिए बता रहे हैं। एईएसए रेडार से ये लैस है और इसी को लेकर आज जो डील है वो होगी। स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम से बकायदा ये जो राफेल एम है वो लैस है। इसकी ताकत के बारे में आप बता रहे हैं। मजबूत लैंडिंग गियर्स इसमें लगाए गए हैं, बेहद अत्याधुनिक, और इसके साथ साथ अरेस्टर हुक भी इसमें मौजूद है। तो राफेल एम का आखिरकार जिसे नौसैनिक अवतार बताया जाता है, इसे कितना ज्यादा खास बनाता है, इसकी क्या खासियत है, वो हमने आपको बताया। जी, और राफेल एम और राफेल में क्या बड़ा अंतर है ये जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। राफेल एम की अगर बात की जाए तो हथियार और एंटी शिप मिसाइल से ये पूरी तरह से लैस है। मिशन युद्धपोत से जुड़े ऑपरेशन करने में सक्षम है। टेल हुक इसमें मौजूद है। विंग इसका फोल्डेबल है। वहीं राफेल की अगर बात की जाए तो ये स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार ले जा सकता है। हवा से हवा में हमला कर सकता है। हवा से जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। और इसमें टेल हुक मौजूद नहीं है। विंग इसका नॉन फोल्डेबल है। तो ये राफेल एम और राफेल में कुल मिलाकर अंतर नजर आता है। सिवाज साहब, राफेल एम की ये संभावित डील अपने आप में भारत के लिए उस वक्त कितनी अहम मानी जा सकती है जब आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान का टेंशन एक बार फिर चरम पर पहुंचता हुआ हम देख रहे हैं। देखो समीर, ये देखना चाहिए कि हमारे पास अभी आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रांत हैं। ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अभी हम जो उनके ऊपर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करें, जो डेक एयरक्राफ्ट, वो MiG-29K हैं। वो अभी जो हैं 3rd जनरेशन के हैं और अभी हमें लेटेस्ट जनरेशन चाहिए था, 4.5 जनरेशन, क्योंकि हमने राफेल के 2 स्क्वाड्रन पहले ले चुके हैं एयरफोर्स के लिए। इसीलिए MiG-29K की बजाय अब जो हमने एयरक्राफ्ट है राफेल एम, ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये एक प्रकार डेक पे इस्तेमाल होंगे, आईएनएस विक्रांत पे और आईएनएस विराट में भी इस्तेमाल होंगे। इसकी 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खूबियां हैं। इसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है जो कि बेसिकली ग्राउंड टू एयर फायर करती है। फिर मिटोयर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी शिपिंग और एंटी सबमरीन, और 1800 किलोमीटर तक का दायरा है। 1.8 मैक स्पीड है। तो कहने का मतलब है अगर ये एयरक्राफ्ट आ जाते हैं हमारे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट में, तो उसकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, उसकी रेंज कितनी बढ़ जाती है, और दुश्मन की सबमरीन और शिप को चुन चुन के मारेंगे। तो मुझे लगता है ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ये गेम चेंजर है, और भारत की नेवी को ये चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल, यानी कि एक सिवाज सर, जो भारतीय सेना है, वायुसेना, राफेल ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाया। तो राफेल जो एम है वो भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो राफेल एम पाकिस्तान पर कैसे कहर बनकर टूटेगा, राफेल एम में लगी मिसाइलें पाकिस्तानी नौसेना को कैसे तबाह कर सकती है, फटाफट आप देख लीजिए। पाकिस्तान पर राफेल एम का प्रहार, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो इससे ऑपरेट होगा, जैसे सिवाज सर ने भी अभी बताया है। भारतीय नेवी को अरब सागर, हिंद महासागर में इससे बड़ी ताकत मिलेगी, मेजर एज मिलता हुआ नजर आएगा दुश्मनों के खिलाफ। इसके साथ ही मिट्योर वीबी राब जो मिसाइल है उससे जो लैस है उसे किया जाएगा। राफेल एम को पाकिस्तान के J-17 थंडर, J-10 को लंबी दूरी से तबाह कर सकते हैं। और इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल की बात करें तो पाकिस्तान के कराची, ग्वादर नौसैनिक अड्डे को तबाह करने का इसमें पूरा दमखम है। जहां स्कैल्प क्रूज मिसाइल से ये पूरी तरह से लैस होगा। इसके अलावा माइका मिसाइल भी इसमें
फिट की जा सकती है। डॉग फाइट में पाक जेट का सफाया करने की ये कुव्वत रखती है। और खूबियों के बारे में देखिए, एक बहुत लंबी फहरिस्त है, ये हम चाहेंगे स्क्रीन पर आप चलाते रहिए। त्रिपाठी साहब, ये डील अपने आप में कितनी अहम, क्योंकि कहा यह जा रहा है पाकिस्तान के तटीय ठिकानों पर भी सटीक हमले में ये सक्षम साबित होगी। तो इंडियन नेवी का खौफ पाकिस्तान के मद्देनजर और बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल समीर, आप अगर पीछे जाइए, देखिए 1971 में किस तरह कराची बंदरगाह को नेवी ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। हाँ। और इस समय भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसलिए ये दोनों जो हमारे कैरियर जो युद्धपोत हैं, इनके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब इंश्योर करें लॉन्ग टर्म में भी कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी जो वॉर वाली चीज़ें हैं इस समय जो लड़ाई में उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो उसके पास ना पहुंच पाए। उसको डर हो कि उस समय जो 71 में हुआ था उससे 10 गुना ज़्यादा अब जो है ताकतवर हो गई है भारत की नौसेना। और साथ ही इसके साथ हमें एयर सुपीरियरिटी भी अपनी ऑलरेडी जो हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान से हम काफ़ी सुपीरियर हैं, जिसको कि हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेवल में हमें थोड़ी कमी थी हमारी उसमें इंडियन ओशन में। और ये जो है राफेल जब आएंगे, अभी तो आए नहीं हैं, अभी डील हो रही है, जब आ जाएंगे तो बहुत मजबूत हो जाएंगे हम। और हमारे पास जैसे अभी जनरल शिवाज ने बताया कि हम जो है खास करके जो हमारी हम थोड़ा मुश्किल समझ रहे थे कि चीन के पास सबमरीन ज़्यादा हैं, उनको जो है हम टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान को तो हम बहुत आराम से टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह नया खुलासा आपके सामने। इस हमले में आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसी सोर्सेज के मुताबिक गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको रेडिकलाइज करने का खौफनाक जो प्लान है वो आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से बनाया गया। एनआईए सोर्सेज के मुताबिक पहलगाम हमले की जांच में पहाड़ी इलाकों में रह रहे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। इनमें से कई के आईएसआई के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजीडब्ल्यूज होने का शक है। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, क्योंकि अब जो इस पूरे मामले पर जांच है पहलगाम अटैक पर, अब एनआईए ने इस पर तफ्तीश शुरू कर दी है और इसके साथ ये बहुत ही बड़ा खुलासा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जब एनआईए ने मामले की तफ्तीश शुरू करी, जो पहलगाम के अंदर बैतरन घाटी में सैलानियों पर हमला हुआ, उसकी तफ्तीश के दौरान जब जंगलों में पहुंची एनआईए की टीम, तो वहां पर बाकायदा जो बकरवाल समुदाय है उनसे पूछताछ की गई, उनसे जानने की कोशिश की गई कि क्या किसी ने इस तरीके के आतंकी संगठन या किसी शख्स को, संदिग्ध को जंगल से गुजरते हुए तो नहीं देखा। तो इस बारे में जब तफ्तीश शुरू हुई तो उस दौरान पता चला कि दरअसल जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो लगातार इस तरीके के जो बकरवाल समुदाय है जो जंगलों में रहते हैं उनको फंडिंग कर रहा है। उनको ना सिर्फ मस्जिद बल्कि उनके जो मकान है उनको बनाने में उनको मदद करता है, तो ताकि लगातार उनको इंफॉर्मेशन वहां पर मूवमेंट की मिल सके आर्मी के और सुरक्षा बलों के। तो इस तरीके की जो खौफनाक प्लान आईएसआई का वो इस वक्त सामने आया। और साथ ही अब जांच एजेंसी को यह भी शक हो सकता है इन्हीं समुदाय में से कुछ लोग ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रहे हो, जंगलों में लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे हो इन आतंकियों को। तो ऐसे में उनसे पूछताछ करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी, ये बहुत अहम जानकारी है जो निकलकर सामने आ रही है और सबूत सामने रख रही है कि कैसे आईएसआई इस पूरे हमले में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के पास ज्यादातर जो हथियार हैं वो बेकार हो गए हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन से मिले हैं, ये जानकारी सामने आ रही है पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे को लेकर। चीन के उन हथियारों की आपको अब जानकारी फटाफट देते हैं जो उसने पाकिस्तान को भेजे, लेकिन पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि वो तो कबाड़ हो गए, फेल हो गए। चीन ने पाकिस्तान में कबाड़ भेजा है क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल। देखिए आपके सामने है, पहला जो नाम है वो है LY-80 एयर डिफेंस का। चीन से 2017 में यह मिला, 2 साल में 388 खामियां इसमें अब तक सामने आ गई है। इसके अलावा अगर बात करें A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, पाकिस्तान से चीन को 2008 में मिले, यानी कि चीन की तरफ से दिया गया अपग्रेड ना होने से 2020 से यह लगातार निष्क्रिय पड़ा हुआ यानी कबाड़ का साबित हो रहा है। इसके अलावा T-85 AP टैंक 1990 में चीन से मिला, उम्र पूरी हो गई है, कबाड़ है ये पाकिस्तान के लिए।
और देखिए इसके अलावा F-22P फ्रिगेट 2005 में ये चीन से मिला, पाक नेवी के लिए समस्या बन चुका है। ये जियो पॉलिटिका की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह से चीन से जो हथियार मिले वो अब कबाड़ बन गए हैं। CH-4 ड्रोन जो कि पाक सेना को मिला, उसमें भी तमाम तरह की खामियों की बात सामने आ रही है। सुमित, ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। चीन की तरफ से जो पाकिस्तान को हथियार मिले, उनकी ये दुर्दशा है। देखिए समीर, ऐसा लग रहा है कि इस समय पाकिस्तान कूड़े के ढेर पे खड़ा है। वो कूड़ा जो लगातार चीन अपने देश से निकालना चाहता है और वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, मतलब इसके कई उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। इस समय पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है जो चीन ने पाकिस्तान को दिए थे, 2 सालों के अंदर उनमें 390 से ज्यादा खामियां निकल चुकी हैं। और ये बात पाकिस्तान ने चीन को बताई भी, लेकिन अब तक वो ठीक नहीं हो पाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, JF-17 जिस एयरक्राफ्ट के बारे में पाकिस्तान बहुत दावे करता है, आपको याद होगा कि यही फ्लीट संयुक्त रूप से इन्होंने म्यांमार को दी थी। म्यांमार ने सारे के सारे 11 एयरक्राफ्ट जो दिए गए थे वो उसको ग्राउंड कर दिया, क्योंकि लगातार उनके विंग्स में क्रैक आने शुरू हो गए थे ज्यादा फ्लाइंग के चलते। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बालाकोट आपको याद होगा, तब पाकिस्तान ने अपने सारे तमाम एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए थे। JF-17 को पीछे रखा था, क्योंकि इनकी जो काबिलियत थी, इनकी जो टेक्निकल इश्यूज थे वो इतने ज्यादा थे कि पाकिस्तान के पायलट्स भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इस समय पाकिस्तान लगातार उन साजो सामान पर खड़ा हुआ है, लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है जो चीन ने कबाड़ के तौर पर पाकिस्तान को दिए हैं। तो बिल्कुल कबाड़ दिया है चीन ने पाकिस्तान को, और यह सच साबित हो गया। यही वजह है कि पाकिस्तान और ज्यादा खौफ में है कि अगर भारत ने हमला किया तो क्या करेगा पाकिस्तान। इधर एक और बड़ी खबर, पहलगाम पर पाकिस्तान को मिला चीन का साथ। पाकिस्तान चीन के विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई है। चीन ने कहा निष्पक्ष जांच का समर्थन करते हैं। आपको याद होगा कि एक दिन पहले शहबाज शरीफ ने बोला था कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा चीन का अटूट समर्थन मिला है, यह पाकिस्तान की तरफ से रिएक्ट किया गया है। तो इशाक डार और चीन के विदेश मंत्री के बीच में बात हुई है और चीन ने पाकिस्तान को अपने साथ किया, अपने समर्थन की जो बात है वो कही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन के बीच क्या नापाक गठजोड़ है और कैसे पाकिस्तान की पूरी सेना, वायुसेना और नेवी चीन के रहमो करम पर पल रही है। पाकिस्तान को चीन से मिले हथियार जो हैं उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो JF-17 थंडर मिला है, J-10 FC-31 ये लड़ाकू विमान चीन से हासिल हुए हैं पाकिस्तान को। अगर मिसाइलों का जिक्र किया जाए तो PL-15 चीन से हासिल हुई है। टैंक का अगर जिक्र किया जाए तो अल खालिद और VT-4 टैंक ये हासिल हुआ है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के नजरिए से भी चीन की मदद मिली है पाकिस्तान को। Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो चीन की ही देन है। CH-4 ड्रोन भी चीन से हासिल हुए हैं। इसके अलावा पनडुब्बियों की बात करें तो हंगोर क्लास पनडुब्बियां, जिसमें 8 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण कार्य भी शामिल है, चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इसके अलावा आर्टिलरी गन SH-15 TMG और एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो LY-80 और HQ-9P। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के रहमो करम पर है पूरी तरह से हथियारों के मामले में पाकिस्तान। तो अब सवाल है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है या फिर मजबूरी है। आखिर क्यों पाकिस्तान चीन के लिए अब एक बड़ी मजबूरी बन चुका है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती है मजबूरी। सीधे बिग वॉल का यहां पर रुक कर रहे हैं, आर्थिक गलियारे की बात करेंगे। आपको पता होगा सीपैक के लिए पाकिस्तान चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्वादर बंदरगाह की बात करें, हिंद महासागर तक चीन की यहां पर पहुंच आसान हो जाती है और आर्थिक गलियारे के तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त भारी निवेश किया गया है सीपैक के नाम पर। और यही वजह है कि लगातार जो पाकिस्तान और चीन का एक गठजोड़ है वो हमें देखने को मिलता है। जी हां, व्यापार के लिए छोटा और सुरक्षित मार्ग ये नजर आ रहा है चाइना को। व्यापार, ऊर्जा आयात के लिए पाकिस्तान महत्वपूर्ण है। निवेश से चीन को दीर्घकालिक लाभ होगा ये चीन मानता है और इसीलिए इस वक्त ये यारी नजर आ रही है। मतलब का दोस्त है चीन। मध्य पूर्व, अफ्रीका तक इसकी पहुंच होगी तो भू रणनीतिक महत्व भी साफ तौर पर नजर आता है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे का दोनों समर्थन करते आए हैं। इस्लामिक दुनिया में प्रभाव की बात करें तो OIC में पकड़ मजबूत करने में मददगार साबित होता है पाकिस्तान चीन के लिए। और यही वजह है कि चीन वाहिद मुल्क ऐसा नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त फराज सईद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। मैं
आपसे जानना चाहूंगा फराज, आज की तारीख में एक बात तो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया कि पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद आज की तारीख में ह्यूमैनिटी में विश्वास रखने वाले दुनिया के तमाम मुल्क भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान की आम आवाम में इस वक्त कितनी बेचैनी कि कुछ बड़ा हो सकता है, और अगर बड़ा होगा तो भारत के साथ ही खड़ी रहेगी पूरी दुनिया। आसाम एक तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। पहली तो मैं बात करूं कि जहां तक दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने की बात है, तो पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। चाइना ने भी जो कल अनाउंसमेंट की कि इट इज गोइंग टू स्टैंड विद पाकिस्तान, वो भी उसने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है एंटी टेररिज्म मेजर के खिलाफ। उसने कहीं कतन ये नहीं कहा कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हक में खड़ा होगा, या पाकिस्तान ने भी ये नहीं कहा कि हम जो है जो टिट फॉर टैट वॉर जो है वो थिएटर ओपन करना चाहते हैं। तो जहां तक तो दहशतगर्दी की बात है तो पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए भारत के साथ। हमने भी इतनी ही कंडेमनेशन की ही, इतना ही हमने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पूरे मामलात को, और जो भी इसका जो सबूत जहां भी लेके जाएंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। फराज, दुनिया कैसे मान ले कि आप लोग दहशतगर्दी के खिलाफ हैं? आप लोगों की सरजमीन पर तो दहशतगर्दों को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, कैसे मान लिया जाए? और आपके रक्षा मंत्री खुलेआम इस बात को मानते हैं कि हाँ हमें गंदा काम करना पड़ता है। उसमें दो हकीकतें हैं। एक ये है कि पूरी दुनिया, इनफैक्ट इट्स अ फैक्ट, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है वेस्ट के लिए डर्टी वर्क करते रहे हैं। मुझे कोई उसमें शुबा नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज मुझे था कि उन्होंने तो फैक्ट बयान कर दिया कि 90 की 80 की दिहाई में अफगान जहाज शुरू हुआ सोवियत यूनियन के खिलाफ। सोवियत यूनियन तबाह हो गया, तालिबान रह गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर, और अमेरिका और उसकी जो एलाइज थे वो वहां से चले गए। फिर उसके बाद तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रीजन कुछ भी हो, लेकिन डर्टी वर्क करना पड़ रहा है ना आपको, दहशतगर्दों का साथ देना पड़ रहा है ना, और ये बात कोई और नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान मान रहे हैं कि हाँ ऐसा है। बनाए, साथ क्या दिया, बनाए अफगान जहाद के अंदर दहशतगर्द बनाए। पहले सोवियत के खिलाफ बनाए, फिर वो मॉन्स्टर इतना बड़ा हो गया कि वो उसने आप ही खाना शुरू कर दिया, फिर उसके खिलाफ जंग लड़ी, फिर जो वेस्टर्न एलायंस थे वो 2021 में भी चले गए। तो वो मॉन्स्टर जो बनाया, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि दहशतगर्दों का साथ कब तक देते रहेंगे? हाफिज सईद को कब तक पालते पोसते रहेंगे? जैश-ए मोहम्मद आपकी सरजमीन पर कब तक ऑपरेट करता रहेगा? मतलब दुनिया कैसे भरोसा करे, और वो भी तब जबकि पहलगाम में इतना बड़ा और बर्बर हमला हुआ हो और उसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट मुलविस थे, ये सीधे तौर पर फैक्ट सामने आ चुका हो। दुनिया भरोसा इसलिए करती है बिकॉज पाकिस्तान किसी जमाने में फैटफ की ग्रे लिस्ट में हुआ करता था। अब पाकिस्तान फैटफ की किसी भी रेडार के अंदर नहीं है। दुनिया इसलिए भरोसा करती है क्योंकि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उसने कहा कि वो इंडिया पाकिस्तान का आपस का मामला है, और चूंकि वो बॉर्डर डिस्प्यूट है इस वजह से होता रहा। उसने तो ना दहशतगर्दी की बात की। हमें तो कहीं कोई भरोसा नजर नहीं आ रहा है। आप जो कह रहे हैं ये बातें कहां से हो रही हैं, बड़ा ताज्जुब हो रहा है आपकी बातें सुनकर। करुणा बिल्कुल। और देखिए इस बीच समीर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी अखबार का बहुत बड़ा दावा, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की सलाह, भारत से ना उलझे शहबाज। ये नवाज शरीफ जो कि 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो सलाह दे रहे हैं बीच का रास्ता निकालें शहबाज। यानी कि आप देखिए नवाज शरीफ की जुबान में इस स्टेटमेंट में वो खौफ साफ तौर पर नजर आता है कि भारत के साथ ना उलझा जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को याद है कि इससे पहले के जो युद्ध है उसमें पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ। अभिषेक प्रताप सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा नवाज शरीफ की ये जो सलाह है शहबाज शरीफ को, क्या वो हकीकत बयां कर रही कि आज पाकिस्तान का क्या हाल है और भारत के मुकाबले वो कहां खड़ा है? देखिए, जो नवाज शरीफ सलाह दे रहे हैं वो इतिहास से जो नवाज सरकार ने सीखा उसी का नतीजा है। आपको पता है कि कारगिल जब 98 में हुआ था तो नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया था तो उनको पता है कि उससे ज़्यादा बड़ा मुंह तोड़ जवाब इस बार मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने एक सही सलाह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दी है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चूंकि ISI और आतंकवादियों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो उस सलाह का कितना असर होगा, इसको लेकर मुझे जरूर चिंता है। नहीं, यहाँ पर DS त्रिपाठी साहब एक बात और बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ जो चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ जो चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान में कर पाने का मादा भी रखते हैं क्या, या फिर सेना अलग अपनी पैरेलल सरकार चला रही है? ये सब कुछ किया धरा पाकिस्तान की बदनाम सेना के जनरल आसिम मुनीर का है, ये बात पुरजोर तरीके से लोग कह रहे हैं।
मतलब सरकार को भरोसे में लिए बगैर यह काम अंजाम दिया गया है। बिल्कुल ये बातें सही हो रही हैं अब तो। बिल्कुल सही समीर। देखिए, मुझे आपने जो कहा उस पर एक स्टीफन कोहेन की एक किताब याद आती है। उसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान आगे चल के खुद का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और वही हालत इस समय है इनकी कि आपस में ही देखिए कि अपने भाई को, उनको शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अच्छा ये काम त्रिपाठी नहीं सर, करें। एक बात बताइए, कल तक वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को ललकार रहा था कि हम जवाब देंगे, क्या ये जो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है, बयान है, सलाह है, एक तरह से सरेंडर है क्या ये भारत के सामने? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा डर है इस समय उनको, और सरेंडर तो है क्योंकि उनको पता है इस समय उनके क्या हालात हैं और ये कितने पीछे तक जाएंगे। आज देखिए पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। वो कह रहे हैं कि भारत का कद कितना ऊपर हो गया है पूरी दुनिया में, हम कुछ नहीं है उसके आगे। और ये नवाज शरीफ समझते हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं इसको, और उसको देख करके और भारत की तैयारी देख करके अगर इस बार ऐसा हुआ जो हमारे प्रधानमंत्री ने बता रखा है, तो शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की सरकार के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए। हालांकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका नुकसान भारत कभी नहीं जाएगा, लेकिन जो दहशतगर्द हैं, उनको जो पालने वाले हैं, ट्रेन करने वाले हैं, उनको जो भेजने वाले हैं, उनके खिलाफ जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। जल्दी से पाकिस्तान से भी इस पर रिएक्शन ले लें। फराज, क्या कहेंगे? खुद नवाज शरीफ अपने एक्सपीरियंस से समझाते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ को, मत उलझो भारत से। देखिए, तो ये फेक न्यूज है। मैं पाकिस्तान की सारी अखबारें पढ़ता हूं, मैं मीडिया के अंदर बैठा रहता हूं, मेरे सामने 8 स्क्रीनें चल रही होती हैं। नॉट अ सिंगल न्यूज पाकिस्तान के अंदर जहां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कोई एडवाइस की है कि भारत के साथ नहीं उलझना। अगर आपके पास सबूत है तो आप उस पेपर जिस अखबार में प्रिंट हुआ है, चलिए ठीक है, जब थोड़ी देर बाद आपके पास ये खबर पहुंच जाएगी ना, तब आपसे बात करें। एक और अहम खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, भारत का पाकिस्तान पर एक और फैसला। भारत में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने रोक लगाई है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के यूट्यूब पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर यह एक्शन लिया गया है। पहलगाम हमले को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगा है इन पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर। तो किन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर स्ट्राइक की गई है? सबसे पहला जो नाम है वो है डॉन न्यूज का, इसके अलावा समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज और जियो न्यूज, ये तमाम जो इनके यूट्यूब चैनल से इन पर बैन लगा दिया गया है कि बड़ी डिजिटल स्ट्राइक। इसके अलावा रफ्तार, द पाकिस्तान, पाकिस्तान एक्सप्रेस और समा स्पोर्ट्स चैनल, ये तमाम वो नाम है जिन पर डिजिटल स्ट्राइक की गई है। AK श्रीवास्तव, क्या लगता है कि इस डिजिटल स्ट्राइक का कितना गहरा असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। देखो करुणा, सच्चाई ये है कि ये यूट्यूब और ये पाकिस्तान का जो मीडिया है ये बिकाऊ है। ये वही कह रहा है जो पाकिस्तान की ISI कहती हैं। आपको पता वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं, तो ये सच्चाई है, ये एक जहर घोल रहा था। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इसको दोनों तरफ देखते हैं, तो ये मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया भारत की गवर्नमेंट ने। और मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक मोड है, एक खौफ है, एक डर है कि अब भारत कब युद्ध करेगा। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान को लगता है कि जो उन्होंने कुकर्म किया था उसकी सजा तो मिलेगी। मगर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारतवाद एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी प्लान से चल रहा है कि उसने डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, इकोनॉमिकली इनको कॉर्डन कर दिया, आपकी जो नेवी है वो ब्लॉकेड कर रही है। और मुझे लगता है अब काइनेटिक एक्शन होने का टाइम आएगा। कब होगा, कहां होगा, किस रूप में होगा, वो तो समय ही बताएगा, और वो हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री डिसाइड करेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान में इस बात का खौफ है कि अगला एक्शन भारत की तरफ से क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।